हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम्स लाइब्रेरी। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर भारत का संविधान टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है तो सबसे पहले आपको क्या रीड करना होता है? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान बना कैसे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय किन किन कमिटीज को अपॉइंट किया गया वह भी इम्पोर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स क्या हैं दोस्तों, वो भी इम्पोर्टेंट हैं। और भारत के संविधान को दोस्तों किन सोर्सों के आधार पर बनाया गया वह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी के बाद प्रीएम्बल, शेड्यूल्स, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज को आप पढ़ सकते हो। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल लेवल के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानना स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत के हर एक शहरी को भारत के संविधान को जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, टॉपिक फर्स्ट के माध्यम से मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कैसे बना। इस कंटेंट के माध्यम से दोस्तों वह सब पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। भारत के संविधान को किस तरह फ्रेम किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन को जानने से पहले दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन की टाइमलाइन को जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया किसने दोस्तों? सीपीआई के फाउंडर एमएन रॉय ने। रॉय साहब ने दोस्तों सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया। कब? 1934 में, जो फाउंडर थे किसके? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। 1935 में आईएनसी ने डिमांड की किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कब की? 1935 में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया सबसे पहले किसने दिया? तो फाउंडर ऑफ सीपीआई जिसका नाम है एमएन रॉय, उसने दोस्तों आइडिया दिया सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का। कब? 1934 में। 1938 ये तिथि दोस्तों मैंने मेंशन क्यों की है? 1938 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी ब्रिटिशर्स से। क्या डिमांड की थी दोस्तों? कि भारत को ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी जाए जिसमें ब्रिटिशर्स का कोई हस्तक्षेप न हो, जिसके पूरे सदस्य भारतीय हों और वही कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें। ये डिमांड की थी दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 1938 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस डिमांड को दोस्तों एक्सेप्ट भी किया जाता है अगस्त ऑफर के माध्यम से। आप सबको पता है 1940 एक ऐसा ईयर है जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। तो आप सबको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो उन्होंने इस डिमांड को एक्सेप्ट क्यों किया? इस डिमांड को उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट किया दोस्तों, देना या न देना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोवाइड करना या न करना, ये तो फ्यूचर था। लेकिन दोस्तों करंट सिचुएशन ऐसी थी इंग्लैंड की कि उनको बहुत सारे सोल्जर्स चाहिए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसीलिए उन्होंने क्या किया? इस डिमांड को एक्सेप्ट किया ताकि आने वाले टाइम में इंडियंस पार्टिसिपेट करें किसमें? वर्ल्ड वॉर सेकंड में। वह किसका साथ दें दोस्तों? ब्रिटिशर्स का साथ दें। फ्रेंड्स, अगस्त ऑफर का रिजल्ट आपको 1942 में देखने को भी मिला। 1942 में क्या होता है? स्टफोर्ड क्रिप्स एक प्रस्तावना लाते हैं दोस्तों क्रिप्स मिशन के माध्यम से। कब? 1942 में। और उस प्रस्तावना में क्या कहा जाता है इंडियंस को? कि आप पार्टिसिपेट कीजिए वर्ल्ड वॉर सेकंड में, ब्रिटिशर्स का साथ दीजिए, उसके बाद इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी आपको दी जाएगी और आपको फ्रीडम भी दी जाएगी। ये बात कही गई दोस्तों क्रिप्स मिशन के माध्यम से। लेकिन आईएनसी ने दोस्तों इस प्रस्तावना को ठुकरा दिया। इस प्रस्तावना को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दोस्तों इग्नोर कर दिया। लेकिन मुस्लिम लीग और कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में दोस्तों ब्रिटिशर्स का साथ भी दिया था। महात्मा गांधी ने
क्रिप्स मिशन को दोस्तों क्या नाम दिया है? पोस्ट डेटेड चेक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को नाम दिया है पोस्ट डेटेड चेक। फ्रेंड्स 1945 में जापान के 2 बड़े शहरों को तबाह करने के साथ ही वर्ल्ड वॉर का समापन होता है। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में जो एटम बम डाला जाता है उसका नाम क्या था दोस्तों? लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 में फैट मैन नामक एटम बम ड्रॉप किया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? नागासाकी में। नागासाकी में एटम बम ड्रॉप करने से ही क्या हो जाता है? वर्ल्ड वॉर सेकंड समाप्त हो जाता है। कब दोस्तों? 1945 में। वर्ल्ड वॉर सेकंड समाप्त होने के बाद क्या होता है? इंग्लैंड जीतता तो है, इंग्लैंड दोस्तों जीतता तो है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक हो जाती है, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी वीक हो जाती है, जिसका रिजल्ट आपको 1946 में देखने को मिलता है दोस्तों। किसकी फॉर्मेशन? कैबिनेट मिशन का आना। कब दोस्तों? 1946 में। फ्रेंड्स अगर सेशन इंफॉर्मेटिव लग रहा है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बैकग्राउंड साउंड्स के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि बारिश दोस्तों काफी जोर से हो रही है। कैबिनेट मिशन को इंट्रोड्यूस कब किया गया? 1946 में। आपको पहले भी बोल चुका हूं, कैबिनेट मिशन को दोस्तों कब लाया गया? 1946 में। उस समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल के टाइम में कैबिनेट मिशन को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके 3 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 3 मेंबर्स थे। कौन कौन? स्टिफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कैबिनेट मिशन के बाद ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम किया जाता है और साथ में टेम्परेरी गवर्नमेंट को भी डिवॉल्व किया जाता है दोस्तों ब्रिटिश इंडिया में। और उस टेम्परेरी गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। और दोस्तों टेम्परेरी पीएम बनाया जाता है जब तक इलेक्शन नहीं होते। फ्रेंड्स पाकिस्तान का अर्थ पाक स्थान नहीं है, पाक जगह नहीं है, पवित्र जगह पाकिस्तान का दोस्तों अर्थ नहीं है। पाकिस्तान एक कंबाइंड नाम है दोस्तों 5 नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस का। कितने प्रोविंसेस का दोस्तों? 5 नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस का कंबाइंड नाम है पाकिस्तान। वह 5 नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस कौन से हैं? पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। पाकिस्तान नाम किसने दिया दोस्तों? रहमत अली ने दिया है। मुस्लिम लीग ने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी दोस्तों पाकिस्तान के लिए। किसके लिए? 5 नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के लिए। जिस थ्योरी को रिजेक्ट किया था किसने दोस्तों? कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन ने दोस्तों सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान की थ्योरी को रिजेक्ट किया था 1946 में। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले 10 सेकंड्स का क्विक रिकैप जरूरी है टाइमलाइन का। 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया किसने? सीपीआई के फाउंडर ने। 1935 में आईएनसी ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशन की। 1938 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। किसके माध्यम से? अगस्त ऑफर के माध्यम से। 1942 में क्रिप्स मिशन में भारतीयों को क्या कहा जाता है कि आप वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटिशर्स का साथ दो, उसके बाद आपको इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी दी जाएगी और फ्रीडम भी दी जाएगी। लेकिन भारतीयों ने दोस्तों इस प्रस्तावना को इग्नोर कर दिया और महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को नाम दिया दोस्तों पोस्ट डेटेड चेक। फाइनली आगमन होता है 1946 में दोस्तों किसका? कैबिनेट प्लान का, जिसके माध्यम से भारतीयों को दोस्तों परमिशन दी जाती है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की। कब? 1946 में। फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। कैबिनेट प्लान के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अर्थात संविधान सभा को फॉर्म किया जाता है। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाता है
उसी दिन से दोस्तों भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान को फ्रेम करना आरंभ किया जाता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया उस समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? एटली था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सलाहकार अर्थात एडवाइजर दोस्तों किसे अपॉइंट किया जाता है? एडवाइजर किसे नियुक्त किया जाता है? BN राव को। इंपॉर्टेंट पर्सन है, नोट डाउन कर लेना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दोस्तों सिंबल क्या था? तो एलिफेंट इस असेंबली का सिंबल था। दिसंबर 9, 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है दिल्ली में, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों टेम्परेरी प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, टेम्परेरी प्रेसिडेंट का कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहां से लिया था? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार टेम्परेरी प्रेसिडेंट आप उस असेंबली का उस पर्सन को नियुक्त कर सकते हो जो सबसे सीनियर मोस्ट हो या फिर ओल्डेस्ट हो। तो ओल्डेस्ट पर्सन दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा था। उसको टेम्परेरी प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। ठीक 2 दिन बाद दिसंबर 11, 1946 में सेकंड मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और फ्रेंड्स इस मीटिंग के माध्यम से परमानेंट प्रेसिडेंट चुना जाता है किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है। जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगी तब तक प्रेसिडेंट कौन रहेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 2 ड्यूटी चेयरमैन नियुक्त किए जाते हैं। कौन कौन? मुखर्जी और कृष्णमाचारी। थर्ड मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की दिसंबर 13, 1946 में। कब दोस्तों? दिसंबर 13, 1946 में, जिसमें नेहरू जी दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। उसमें क्या लिखा गया था? हाउ वी रन द नेशन, हम अपने नेशन को कैसे रन करें, भारत का दोस्तों संविधान कैसे हो। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी दोस्तों इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के माध्यम से रखी गई, जिस रेजोल्यूशन को पास किया गया कब? 1947 में। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कितनी है दोस्तों? 389 है, जिसमें इलेक्टेड है 296 और सिलेक्टेड या नॉमिनेटेड है 93। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 सीट्स ही क्यों रखी गई? 390 भी हो सकती थी, 388 भी हो सकती थी, 350 भी हो सकती थी या 400 भी हो सकती थी। आखिरकार यही नंबर क्यों चुना गया? तो फ्रेंड्स उस समय भारत की पॉपुलेशन कितनी थी? 389 मिलियन थी। भारत की पॉपुलेशन कितनी थी दोस्तों? 389 मिलियन थी। यहाँ पे करेक्शन है दोस्तों, ठीक कर लेना। पॉपुलेशन के आधार पे सीट्स को डिवाइड किया जाता है मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल कैटेगरी के लोगों में। जनरल कैटेगरी में कौन आता था? मुस्लिम्स और सिख्स को छोड़ के, क्योंकि दोस्तों उनको ब्रिटिश इंडिया के टाइम में आरक्षण दिया जाता है। मुस्लिम्स और सिख्स को छोड़ के जैन, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन सब किसमें इंक्लूड होते हैं दोस्तों? जनरल कैटेगरी के लोगों में इंक्लूड होते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 मेंबर। दोस्तों 10 लाख जहां पे पॉपुलेशन है और 10 लाख पॉपुलेशन में से एक मेंबर को चुना जाता था। मतलब एक सीट 1 मिलियन के ऊपर थी दोस्तों। किस वोटिंग सिस्टम का यूज किया गया? इलेक्शन कब किए गए दोस्तों? ये ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइज होता है, 389 जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट्स थी उनको डिवाइड किस तरह किया गया था? तो 292 सीट्स इलेक्ट की गई थी दोस्तों, कहां से? 11 गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया से। 4 सीट्स को इलेक्ट किया गया था 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और वो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, कोर्ग और बलूचिस्तान। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स कितना था दोस्तों? 292 प्लस 4 तो टोटल हो गया 296 इलेक्टेड सीट्स थी। लेकिन अब मेन मुद्दा था नॉमिनेटेड सीट्स का। नॉमिनेटेड सीट्स थी दोस्तों 93, और ये जो सीट्स थी ये कहां से बिलोंग करती थी? 29 प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन प्रिंसली स्टेट्स पे
छोटे मोटे राजाओं का दोस्तों अधिकार था। अब इन प्रिंसली स्टेट्स को भारत से कौन जुड़ाता है दोस्तों? आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। प्रिंसली स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट्स इंक्लूड होती थी दोस्तों? हैदराबाद, मैसूर, बनारस, ग्वालियर, रामपुर, ये सब प्रिंसली स्टेट्स में इंक्लूड होती थी। फ्रेंड्स, क्या जम्मू कश्मीर जो उस समय एक प्रिंसली स्टेट थी, इसको आयरन मैन ऑफ इंडिया जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसने क्या इसको मर्ज किया था भारत के साथ, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसको मर्ज करने से पहले ही डेथ हो गई थी? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। फ्रेंड्स, 389 सीट्स में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट्स आती हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स आती हैं, अदर्स को 15। ये रहता है दोस्तों रेशो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस का। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दो इंपॉर्टेंट दोस्तों पर्सनैलिटीज थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट अपनी इच्छा से नहीं किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपनी इच्छा से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक टिपिकल क्वेश्चन करने जा रहा हूं। मानो ये क्वेश्चन आपको किसी इंटरव्यू में पूछा जाए तो फिर आपका ओपिनियन क्या रहेगा? महात्मा गांधी को महात्मा का नाम दिया था दोस्तों किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बापू की उपाधि भी महात्मा गांधी को किसने दी थी दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम किसने दिया है? क्या जो राष्ट्रपिता नाम है दोस्तों, इसका कहीं पे कोई लिखित प्रूफ मिलता है? अगर लिखित प्रूफ मिलता है तो वह क्या है? अगर नहीं मिलता है तो फिर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस में दोस्तों, संविधान सभा के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग को 73 सीट्स आती हैं, लेकिन इलेक्शंस के बाद मुस्लिम लीग दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लीव कर देती है। मुस्लिम लीग ही नहीं दोस्तों, मुस्लिम लीग के साथ साथ और मेंबर्स भी रिजाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। टोटल मेंबर्स कितने दोस्तों? 90 मेंबर्स रिजाइन करते हैं और डिमांड करते हैं नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस की। किसकी डिमांड करते हैं दोस्तों? पाकिस्तान की डिमांड करते हैं, जिस डिमांड को एक्सेप्ट भी किया जाता है जून प्लान के माध्यम से, जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, टोटल कितने मेंबर्स ने रिजाइन किया था? 90 मेंबर्स ने रिजाइन किया था। और अगर 389 में से 90 मेंबर्स को आप दोस्तों एलिमिनेट कर दो तो रहते हैं 290 मेंबर्स, किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। फाइनली भारत का संविधान दोस्तों लिख के तैयार हो गया, लेकिन राइटिंग अच्छी ना होने के कारण बुलाया गया शांति निकेतन के दो आर्टिस्ट को। एक का नाम था प्रेम बिहारी रायजादा, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में लिखा, और दूसरे का नाम था गोपाल कृष्ण वैद, जिसने भारत के संविधान को हिंदी में लिखा। भारत के संविधान को लिखने में दोस्तों 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा। कितने सेशंस लगे? 11 सेशन लगे। टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया दोस्तों? अप्रॉक्सीमेटली 64 लाख टोटल खर्चा आया। दुनिया का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों भारत का संविधान, जिसमें 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स और 395 आर्टिकल्स थे जब भारत का संविधान ओरिजिनली लिखा गया। करंट टाइम में 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल हैं, और दोस्तों आर्टिकल्स कितने हैं ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स, सेशन अगर आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। ये जो कंटेंट है ये काफी डीप एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वह भी बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में। यहां से मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया जाता है नवंबर 14,
1949 में। कब दोस्तों? नवंबर 14 1949 में भारत के संविधान को कंप्लीट किया जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोस्तों अडॉप्ट करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब? 26 जनवरी 1949 को। मतलब दोस्तों 14 नवंबर को नहीं बल्कि अडॉप्ट करती है 26 नवंबर 1949 को। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फाइनल मीटिंग कब होती है? 24 जनवरी 1950। कब होती है दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। लेकिन इस दिन भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दोस्तों इन्फोर्स नहीं किया जाता है। इन्फोर्स किया जाता है 26 जनवरी 1950 को और सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट रिपब्लिक डे। आईएनसी ने आखिरकार 26 को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी थी दोस्तों? इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दिसंबर 1929 में लाहौर में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसका प्रेसिडेंट था दोस्तों कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस सेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी गई थी। किस सेशन में दोस्तों? लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी में। और दोस्तों फर्स्ट इंडिपेंडेंस को फिक्स किया गया था कब? 26 जनवरी 1930 को। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट है, जनवरी 26 1930 को क्या किया गया था? फिक्स की गई थी दोस्तों ये डेट कि हम इस दिन अपना पहला इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे। ये बात कही गई थी लाहौर सेशन में जो हुआ था दिसंबर 1929 में, जिसको प्रिसाइड किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था। और उसका प्रेसिडेंट भी कौन था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही था, जो हुआ था दिसंबर 1930 को। फ्रेंड्स यही लाइंस मैंने यहाँ पे सेंटेंस के फॉर्म में मेंशन की है, आप इनको लिख सकते हो। ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों जो कहीं न कहीं आपको काम आ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया कब? 26/11/1949 को। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया। इन्फोर्स किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब? 26 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की दोस्तों आखिरी मीटिंग हुई। और आखिरी मीटिंग कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया। किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन, जिसको कंपोज किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को किसने कंपोज किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग जो ट्राई कलर है उसको कब अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को भी अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और इस ट्राई कलर फ्लैग का डिजाइनर कौन है? किसने डिजाइन किया है? दोस्तों पिंगाली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया है, जो रहने वाला है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है दोस्तों नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि नेचर कैसी है भारत के संविधान की। दुनिया भर के जो संविधान हैं उनको डिवाइड किया गया है दोस्तों दो कैटेगरीज में। एक है यूनिटरी और दूसरा है फेडरल। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर कैसी है? क्वाजी फेडरल है। कैसी है दोस्तों? क्वाजी फेडरल। दैट इज मोर फेडरल लेस यूनिटरी। और ये जो नाम है ना क्वाजी फेडरल, ये सबसे पहले किसने दिया है? KCVR ने दिया है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है दोस्तों, या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? इसमें वह कंट्रीज फॉल करती हैं दोस्तों जिसका जियोग्राफिकल एरियाज स्मॉल है, जैसे सिंगापुर। और पावर सब किसके पास है? सेंटर के पास। होल पावर किसके पास है दोस्तों? सेंटर के पास है। तो इस कैटेगरी में तो भारत आता नहीं है। दूसरी है दोस्तों फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें वह कंट्रीज फॉल करती हैं जिनका जियोग्राफिकल एरियाज दोस्तों लार्ज है, जैसे भारत का है। और सेपरेशन ऑफ पावर्स है। आप सबको पता है कि भारत की पावर्स को भी डिवाइड किया गया है दोस्तों सेंटर और स्टेट्स में। तो इसलिए भारत इस कैटेगरी में तो फॉल करता है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रहे स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों यूनिटरी भी है। और वह स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या है? जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है,
या फिर स्टेट इमरजेंसी होती है, उस समय दोस्तों सब की सब पावर्स किसके पास चली जाती हैं? सेंटर के पास चली जाती हैं। उस केस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों क्या है? यूनिटरी है। इसलिए भारत के संविधान को दोस्तों क्वाजी फेडरल कहा जाता है, मतलब मोर फेडरल लेस यूनिटरी। फ्रेंड्स, एक पर्सन को मैंने इग्नोर किया है, वो है भारत के संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भीमराव अंबेडकर। जिस समय भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें मॉडर्न मन्नू भी कहा जाता था, वह बिजी थे दोस्तों राइटिंग द रूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनके बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे जब हम कमिटीज को हाईलाइट करेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से हम भीमराव अंबेडकर के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी भी दोस्तों यही है, ड्राफ्टिंग कमेटी। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन शायद मैंने कहीं ना कहीं स्किप किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हुआ था, जब कंप्लीट हुआ था, तब इसमें ओरिजिनली कितने वर्ड्स थे दोस्तों? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने वर्ड्स हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें। अगर आपको कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।